नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन में, जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में आज आपसे पूछे हैं। ओवरऑल आई वुड से ये मॉडरेटली डिफिकल्ट सेक्शंस था, इससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे आपके बाकी के सेक्शंस लगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्टली क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जनरली पहले बातें होती थी तो वो क्या बातें होती थी? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये है कि लॉ ने जो कह दिया वो फाइनल है, उस लॉ को अगर हम इंप्लीमेंट कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम सब चीज लॉ के हिसाब से कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है। लेकिन मेनका गांधी के केस में ये चेंज हो गया दोस्तों। मेनका गांधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ थोड़ा वाइडर टर्म है। जब ये वाइडर टर्म है तो इसका मतलब इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि लॉ अपने आप में आर्बिट्ररी ना हो, लॉ अपने आप में फेयर हो। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो नहीं चलेगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी के बाद ये डॉक्ट्राइन आई है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब अगर आपका दिमाग जा रहा हो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे, तो फेयर एप्लीकेशन लॉ इज बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के ही आसपास आता है। क्योंकि अगर लॉ अपने आप में अनफेयर है, लॉ अपने आप में गड़बड़ है, तो ये डॉक्ट्राइन उस चीज को क्वेश्चन नहीं करता है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ लॉ को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लॉ को बिल्कुल क्वेश्चन करता है। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से लॉ अपने आप में आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, लॉ अपने आप में अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो फिर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की पे ही आ जाएंगे कि लॉ ने जो कह दिया वो सत्य है। दोस्तों, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक वाइडर टर्म है। अगर हम किसी वाइडर टर्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पिक्चर में आ जाएगा, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो अगर हम कहें भी तो इसी के सबसेट हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम इग्नोर इस ऑप्शन में नहीं कर सकते, और फेयर एप्लीकेशन ऑफ जो लॉ है वो लॉ को क्वेश्चन नहीं करता है, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लॉ को क्वेश्चन करने की आजादी देता है। वाइडर टर्म है, लॉ को कोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं बिकॉज दे माइट बी वायलेटिव ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका आंसर दोस्तों ए होना चाहिए। लेट अस लुक एट द अदर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रिजन्स के बारे में हैं कि प्रिजन्स कैसे मैनेज होते हैं। हम रिसेंटली यूपीएससी का फोकस देख रहे हैं, थोड़ा लीगल अफेयर्स की ओर बढ़ गया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर थोड़ा सा बढ़ गया है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, डिफरेंट कस्टडी कैसी होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, पुलिस कस्टडी क्या होती है। अब बात प्रिजन पे आ गई है कि प्रिजन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हमने अगर करंट अफेयर को ध्यान से देखा हो तो हम बार बार पाएंगे कि बहुत सारे जो साधु संत हैं, अलेज्ड साधु संत हैं, जो डिफरेंट क्राइम्स में जेल चले जाते हैं, उनको भी गवर्नमेंट रिलीज करती हैं, और उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन रेज करते हैं उन स्टेट गवर्नमेंट्स की नीयत पर। तो दोस्तों, ये स्टेट गवर्नमेंट की नीयत क्यों है? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता हो तो कैसे आप इसको रिकॉल कर सकते थे। कैसे महाराष्ट्र में जब कुछ लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में जब किसी एक साधु को छोड़ा गया, अलेज्ड साधु को छोड़ा गया, तो पैरोल पे छोड़ा गया, तो किस तरह के क्वेश्चंस रेज हुए। ये तो पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हैं उनके लिए इनको छोड़ा जा रहा है। तो इससे ये साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। सो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कौन से एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, तो ये थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर आपने अखबार में कभी पढ़ा होगा तो इस टर्म से आप वाकिफ हुए होंगे कि इट इज मैनेज बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 जो पहले आया था। जैसे पुलिस का एक्ट था 1861 का, ऐसे ही 1894 का प्रिजन्स एक्ट था, जिसमें यह बोला गया था कि दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस एंगल से अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ओरिजिनली भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको देख रहे थे, तो अभी भी इसको स्टेट्स ही देख रहे हैं। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स इन इटसेल्फ आर राइट एंड परहैप्स द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Now, this question has been asked by UPSC time and again different form. ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में है।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो किसी पे भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पावर एग्जर्ट कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सबकी पावर लिमिटेड है, जुडिशरी की पावर भी लिमिटेड है, स्टेट के सारे ऑर्गन्स की पावर लिमिटेड है। इसी का नाम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वन ऑफ द मेजर एम है वो यही है कि डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ये बताता है। गवर्नमेंट तो एक स्पेसिफिक टर्म्स में हो गया, बट स्टेट के तीनों ऑर्गन के बारे में बताता है कि जुडिशरी के ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे, लेजिस्लेचर के ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे और एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी ने डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा है, तो अगर आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा तो आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। आई वुड रेट दिस क्वेश्चन वेरी इजी, क्योंकि ये प्रीवियस टेंस से क्वेश्चन निकल के आता है। Now next question is that in which one of the following constitutional amendment was widely believed to enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right। अब यहां देखा जाए तो दोस्तों इसके दो आंसर हो सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। इसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है फर्स्ट अमेंडमेंट? क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट भी इसी के लिए आया था। आप रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अलाउ किया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट से जो फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, नेमली आपने बहुत सारे जो एक्सेप्शंस हैं, है ना, इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, उसको ऐड किया गया था। जो एक्सेप्शंस आज आप पढ़ते हैं उनको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो उस चीज को आज चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसको स्टडी कर रहा है, इसको ये केस अंडर एग्जामिनेशन है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट को भी अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स पे उस समय क्या हो रहा था, उस समय बहुत सारे जो कोर्ट्स थे वो डिफरेंट लॉज को इनवैलिड करार दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर रहे थे, बिकॉज दे वर अगेंस्ट आर्टिकल 90, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वो खिलाफ थे। तो ये अमेंडमेंट को लाया गया और इस अमेंडमेंट में उन बहुत सारे लॉज को, एक तो ये आर्टिकल 19 में ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनको ऐड किया गया और 9 शेड्यूल भी ऐड किया गया, ताकि बहुत सारे लॉज को इनवैलिड करार होने से बचाया जा सके। तो ये भी एक इसका पोटेंशियल आंसर है और 42nd अमेंडमेंट भी एक इसका कंटेंडर है। तो ये थोड़ा डाइसी आंसर है। 42nd अमेंडमेंट तो आपको हमको पता ही है कि केशव नंद भारती के बाद जो जजमेंट आया उसमें बोला गया कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद 42nd अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया कि किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्ट्रावेन कर सकते हैं, उनको हम उनका जो पोजीशन है लोअर कर सकते हैं। लेकिन मिनर्वा केस ने उस चीज को खारिज कर दिया। तो कहने को ये दो ही कंटेंडर हैं, इसके रिसेंट डेवलपमेंट में भी उठ के आ रहा है ये फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये तो यूपीएससी बताएगी कि उसका आंसर उसको फर्स्ट अमेंडमेंट से लेना है कि 42nd अमेंडमेंट से लेना है। तो लेट अस सी यूपीएससी क्या आंसर इसका देती है। नाउ दिस इज रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इसको तो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करार दिया गया है, ये आपको पता ही होगा। 2018 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया हुआ है। दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। आई थिंक ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉ कमीशन ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और ना डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये पर्टिकुलर जो कंज्यूमर फोरम है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, केवल एक ही इसमें बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत सिंपल थीम है, हर साल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आई एम श्योर आप सब लोग इस आंसर को सही करके आए होंगे, इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। ये बिल्कुल गलत बात है। ये आपने डेफिनेटली अपनी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो उनके जो एक्ट्स हैं वो इनवैलिड नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज जो इलेक्शन है वो वॉइड हो गया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो दूसरा स्टेटमेंट है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ वैकेंसीज हैं, है ना, लिखा हुआ है ना, असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड, इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस। ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं होता है। उसमें भी लक्ष्मीकांत में भी आप पढ़ते होंगे कि इलेक्टोरल कॉलेजेस में अगर कोई वैकेंसीज होती हैं तो भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन तय समय पे होते हैं जब इलेक्शन कमीशन कराना चाहे। व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम्स विद इन विच ही और शी हैज टू डिक्लेयर हिज असेंट। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट क्यों है दोस्तों? ये इसलिए गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। और पॉकेट वीटो इसी को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट या जो गवर्नर्स हैं इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो उन बिल्स को पॉकेट में रख लेते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, इसी का नाम पॉकेट वीटो है। तो आंसर इसमें डी हो गया। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, आई वुड से। ये क्वेश्चन आई होप आप सब लोग सही करके आए होंगे। आई होप कोई इसीलिए मिस्टेक ना इसमें करके आया हो। Now this question is about फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। आई एम श्योर आपको फाइनेंस बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस पता है। जो मनी बिल होता है उसके रिस्पेक्ट में राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। एट मैक्स 14 दिन वो इसको होल्ड कर सकते हैं। सो जो ओनली पावर है वो है रिकमेंडेशन की। सो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट ओनली मेक्स रिकमेंडेशन। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। अब लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है? मनी बिल और फाइनेंस बिल में जो मेजर अंतर है वो यही है कि फाइनेंस बिल की जो कंडीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा वो थोड़ी डिफरेंट हैं। ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट ला सकती है, और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग का भी जो है प्रावधान है। तो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये भी एकदम सही बात है। और इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। एकदम सही बात है, जैसा कि हमको पता है। बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। अब ये अपने आप में तो सही स्टेटमेंट है। अब यहां पे जो कंफ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड यूज किया है वो किया है प्रेसिडेंट मे समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो हमको इस के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए। ऑपरेटिव जो लाइन लगाई हुई है, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, सो इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट इट एक्चुअली बिकम्स इंपेरेटिव कि प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग होल्ड करें। ऑल्दो जो लैंग्वेज है वो प्रेसिडेंट में सम्मन की है, बट इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी। बिकम नेसेसरी का मतलब यह नहीं है कि होना ही चाहिए, हां आवश्यकता है, इट बिकम्स नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट में सम्मन, उसके बाद प्रेसिडेंट चाहें तो सम्मन कर सकते हैं। तो आप इस टेक्निकलिटी में ना जाना, इस स्टेटमेंट की भावनाओं को आप समझें। भावनाओं को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि स्टेटमेंट सही है, इस टेक्निकलिटी में हमको नहीं जाना है। तो यह स्टेटमेंट भी दोस्तों सही है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। लेकिन इसमें एक पेज और है दोस्तों, वो पेज आपको बता देते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में है, बट एक्चुअल टेक्निकलिटीज में इसको फाइनेंशियल बिल होना चाहिए था। फाइनेंशियल बिल, क्योंकि जो फाइनेंस बिल होता है वो तो मनी बिल ही होता है, क्योंकि जो बजट के प्रोविजंस होते हैं, फाइनेंस बिल इज बेसिकली इनकम साइड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेशन प्रोपोजल्स की हम बात करें तो वो फाइनेंस बिल में ही आते हैं। तो आई थिंक यूपीएससी ने थोड़ा मिस्टेक यहां पे किया है। टेक्निकली इसको फाइनेंशियल बिल होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस बिल और मनी बिल में तो कोई अंतर होता नहीं है। वो तो फाइनेंस बिल मनी बिल की तरह ही गवर्न होता है, बिकॉज इट डील्स विद ऑल द टैक्सेशन प्रपोजल्स इनकम साइड ऑफ द गवर्नमेंट। तो थोड़ा गड़बड़ है, फाइनेंशियल बिल ही शायद कहना चाह रहे थे, तो फाइनेंस बिल लिख दिया है। क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है, आई होप क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि नन भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। सो लेट्स सी यूपीएससी इसमें क्या कॉल लेता है। बट अदरवाइज मोटा मोटा ऊपर से क्वेश्चन को देखें तो ऑल थ्री स्टेटमेंट है राइट। इसमें प्रेसिडेंट में वाले में मुझे लगता नहीं है कि आपको ज्यादा चक्कर में पड़ना चाहिए। ये जो चीज चेक करी जा रही है वो यही चेक करी जा रही है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल के रिस्पेक्ट में क्या अंतर है। तो बिल्कुल अंतर यही है कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, और इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी टू रिजॉल्व द डेडलॉक। यही लैंग्वेज है जो यूज करी जाती है आई थिंक। तो इस केस में ऑल थ्री ऑप्शन आएगा, नन भी आ सकता है अगर यूपीएससी ने फाइनेंस और फाइनेंशियल बिल पे अगर ये क्वेश्चन खेल दिया है। तो क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है इन दैट केस, मुझे लगता है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इतना एलोबरेटिव स्टेटमेंट बनाने का अगर आप यहीं भी गलती कर गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, यूपीएससी क्वेश्चन को ड्रॉप करता है या सी इसका आंसर लेता है। Now this question is, I would say, fairly simple. It is about scheduled areas. काफी common theme है. So within a state, the notification of the areas is
डेफिनेटली टेक्स प्लेस टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एकदम सही बात है, आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डेफिनेटली इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द नंबर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अगर लेकिन हम इस स्टेटमेंट की बात करें कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट्स, तो ये गलत है, बिकॉज आप सबको पता है ये गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अगर हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो गवर्नर को एज ए लिंक माना जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उस लिंक में ये अहम रोल होता है कि वो ऐसी जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन ने जो साइन कर रखी है उनका भी निर्वहन करें। सो इन दिस केस आंसर वुड बी बी। आई वुड से दिस इज फेयरली ए सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है सिंपल ही है, क्योंकि अगर इसमें आपको यही पता है कि आर्टिकल 335 द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन एफिशिएंसी, तो आपका इसमें उत्तर आ जाता है, दैट द आंसर इज सी। दोस्तों ये बात तो टाइम एंड अगेन कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कही जाती है कि जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं दे वुड बी लिमिटेड बाय द आर्टिकल 335, जो एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने की बात करता है कि आप कट ऑफ का चाहे जैसा भी कर लीजिए, जो भी आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना दे लीजिए, बट आपको एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का जरूर ध्यान रखना है। उस चीज का ये बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट आपको ज्यादा सोचवाने पे मजबूर किया होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। और ये डेफिनेटली कोई डेफिनेशन टर्म है नहीं, तो इसी से इसका आंसर आ जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे सर्वे, बहुत सारी चीजें बार बार आती रहती हैं जो बताती हैं कि एफिशिएंसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो आई वुड से कि ये भी थोड़ा फेयरली सिंपल ही क्वेश्चन था। नाउ अब हम इन क्वेश्चंस की बात करें। होम गार्ड्स, तो होम गार्ड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा अपने अपने लोकल एरियाज में कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरी नौकरी होम गार्ड में लग गई। होम गार्ड का मतलब क्या है? होम गार्ड इज ए वॉलंटरी फोर्स दोस्तों, ठीक है। वॉलंटरी फोर्स क्या होती है कि जो डिफरेंट स्टेट पुलिस की फोर्स है उनको कलामिटी के टाइम में या डिफरेंट जो उनको ड्यूटी डिस्चार्ज करनी होती है, अगर उनकी संख्या कम पड़ जाए, डिजास्टर के टाइम पे बात कर लें, क्रिमिनल राइट्स के टाइम से बात कर लें, तो उनको कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनका सहयोग कर सकें। तो ये जो वॉलंटरी फोर्स है, इस वॉलंटरी फोर्स को ही एज ए होम गार्ड एनरोल किया जाता है। ये स्पेशली आफ्टर 1962 वॉर के बाद सेंटर ने सलाह दी थी सारे स्टेट्स को कि सारे स्टेट्स अपने अपने जो भी वॉलंटरी फोर्स हैं उनको होम गार्ड के तौर पे आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो डेफिनेटली जो होम गार्ड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत रूल होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दे आर नॉट रेज्ड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर रेज्ड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात सही हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गया। ये डेफिनेटली द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर, कम्युनल राइट्स, बहुत सारे काम में जो होम गार्ड्स हैं वो सहयोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, जो मुझे लग रहा है कि यहां पे डाइसी आपको हो सकता हो, ये नई इंफॉर्मेशन आपको पता हो, ये उम्मीद है कि ये थोड़ा पता होगा आपको। टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, वेरियस बॉर्डर विंग्स ऑफ होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ठीक है। मुझे लगता है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, जो शायद मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। सो लेट अस सी अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज, बार बार पढ़ते रहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पेपर 2 में बहुत कमेंट करोगे, पेपर 4 में भी लिखोगे। यूपीएससी ने बोला भाई प्रीलिम्स में क्यों नहीं पढ़ते हो, प्रीलिम्स में भी हम पूछ लेते हैं। तो यूपीएससी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, और आई वुड से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डिटेल में शायद लोगों को नहीं पता हो, या डिटेल में कोई पढ़ता भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ये डेफिनेटली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि आप अगर ये पुलिस के और मिलिट्री ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म पहन के कहीं घुस जाते हो तो यू माइट हैव एक्सेस टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद अ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटी। तो ये डेफिनेटली एविडेंस एक्ट का पार्ट नहीं है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ही पार्ट है। ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं डेफिनेटली हाइंडसाइट में कर रहा हूं, आई एम वेरी श्योर ये ऑन द जब पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, जो ये स्पेशली दिस प्रोविजन, ये दोनों प्रोविजन कौन से एक्ट के तहत आएंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। इसमें तो मैं मान सकता हूं कि आपने गैस किया हो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में तो नहीं आएगा, बट ये किस एक्ट में, ये जो वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। ये तो शायद आपने गैस कर लिया एविडेंस एक्ट में तो नहीं जाएगा। देन सेलिब्रिटी गनफायर, ये मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा, रिसेंट अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें इस चीज को, जो शादी ब्याहों में जो
चला देते हैं, तमंचा चला देते हैं, गोलियां चला देते हैं, उसको इस अमेंडमेंट एक्ट करके इस चीज को इस लॉ के अंदर लाया गया। तो ये शायद आपको पता होगा। सो आंसर दैट कम आउट टू बी इज ओनली 2 ऑप्शंस आर राइट, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दिस कम्स अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओनली। इंडियन एविडेंस एक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो आई वुड रिगार्ड दिस क्वेश्चन एज अ वेरी बैड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 600 बाय 400 मिलीमीटर। दोस्तों, कम से कम 8 से 9 टाइप के स्टैंडर्ड साइज नेशनल फ्लैग जो कोड है वो देता है, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपको वो कोड साइज याद रहें। तो बहुत ही बेकार स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है एंड आई एम वेरी सॉरी, और बट ये गलत स्टेटमेंट है, डेफिनेटली हाइंडसाइट में आपसे कह रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल एग्जामिनेशन में शायद ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाता। ये मुझे लग रहा है आपको पता होगा, क्योंकि ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि हाइट टू विड्थ जो रेशो रहती है वो 3:2 की रहती है। तो आई वुड से दिस क्वेश्चन इज रादर मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो गया। ये आई वुड से फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। दिस टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे की हम बात करें तो प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 26 नवंबर 1949 का मेंशन होता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ऑन दिस डे वी हियर बाय अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको आई थिंक उससे ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, और आई थिंक उसी से आंसर आ जाता है। दिस इज द वेरी जनरल स्टेटमेंट कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है और ये गलत है। अगर आपको प्रियम्बल याद हो उससे ही पता पड़ जाता है, अदरवाइज तो हमको पता है कि इस समय सेटअप करने की तो बात ही नहीं होती है कमेटी, इस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार इनफैक्ट हो गया था। सो आंसर वुड बी सी ओनली। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या कहता है? According to the Constitution of India, central government has duty to protect states from internal disturbances. Of course, Article 355 की बात हो रही है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि Article 356 जब लगाते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल जब लगाते हैं, तो बार बार इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मेंशन किया जाता है। बहुत फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट। Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. ये थोड़ा सा आई वुड से डाइसी स्टेटमेंट है दोस्तों। ये इसलिए डाइसी है क्योंकि अगर हम आर्टिकल 22(3) की बात करें तो 22(3) तो डेफिनेटली ये कहता है कि जो 22(1) में लिखा हुआ है, 22(1) में क्या लिखा हुआ है कि लीगल काउंसिल प्रोवाइड करवानी है, लीगल काउंसिल उनको अलाउ करनी है बेसिकली कि वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकें, कि 22(1) विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनिमी और जो पर्सन्स हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हेल्ड किए गए हैं। तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही लगता है। लेकिन अगर आप 22(5) की बात करें, आर्टिकल 22(5) की बात करें, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत होल्ड किए जाते हैं उनको एज सून एज पॉसिबल उनको रिप्रेजेंटेशन का जो फैसिलिटेट आपको कराना है, दे हैव राइट टू मेक ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उनका जो राइट टू लीगल काउंसिल है वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा ये थोड़ा डाइसी स्टेटमेंट है। तो अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल, तो टोटल एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि अगर हम 22(5) की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि इनको भी राइट है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए ना दोस्तों। कैसा ऐसे हो सकता है कि आपने किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन कर लिया और उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सके? ठीक है, तो ये टोटल एग्जाम्पशन नहीं हो सकता। तो इन माय ओपिनियन ये थोड़ा गलत होना चाहिए। 22(3) की जो बात है उससे तो ये सही लगता है, बट अगर थोड़ा और नीचे हम पढ़ें 22(5) की बात करें तो आई बिलीव कि ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, कि 22(5) में साफ साफ लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल ही माइट बी, जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी है उनको लीगल काउंसिल की वो प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, उनको वो दे देनी चाहिए। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये तो जनरल बातें हैं, और पोटा इसीलिए थोड़ा अलग है कि वहां पे साफ साफ लिखा जाता है कि अगर हायर ऑफिसर के सामने, एसपी या इस तरह के ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन माना जाता है, कन्फेशन दिया जाता है, तो उसको एज एन एविडेंस स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों आई वुड से दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग,
क्योंकि पोटा के अंदर इट कैनॉट बी यूज एविडेंस, ये नहीं है। एसपी या बड़े ऑफिसर के सामने अगर कबूल होता है तो उसका एविडेंस के तौर पर यूज करता है, और इसे बहुत ज़्यादा हल्ला भी हुआ था, बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो भी हुआ था। तो आपका जो आंसर है इस केस में वो हो जाता है ओनली 1। ये डिपेंड करेगा इसका इंटरप्रिटेशन यूपीएससी कैसे लेता है, क्योंकि इन माय ओपिनियन ये ब्लैंकेट बैन तो नहीं है, ब्लैंकेट एग्जाम्पशन तो नहीं है, क्योंकि 22(5) भी वहां पे लिखा हुआ है, केवल 22(3) की हम बात नहीं कर सकते। ओके, दिस इज अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और आई कैन ओनली होप कि थोड़ा लॉजिक आपने लगाने की कोशिश करी हो, बट लॉजिक लगा के भी इसका बहुत सही आंसर लाना डिफिकल्ट है इन माय ओपिनियन। तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत फैक्चुअल ये क्वेश्चन मैं रेट करूंगा, जो इन माय ओपिनियन नहीं पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत फेयरली सिंपल आपका जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपीज होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, मेंबर नॉमिनेटेड टू अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबलीज आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये गलत स्टेटमेंट है, आपको पता ही है। ठीक है, नाउ हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए, ये साफ साफ हर जगह लिखा रहता है कि जो वोट की वैल्यू है एमएलए की वो कितनी होती है, वो डिपेंड करती है टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, अपॉन टोटल इलेक्टेड जो सीट होती हैं, टोटल इलेक्टेड सीट्स पे मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 1000। तो टोटल इलेक्टेड जो सीट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आती हैं और ये टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड होती हैं। तो अगर ये कहें कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना वोट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दो तो गलत हो ही गए, अब बात आती है अगले दो की। तो अगले दो की अगर हम बात करें तो अब आई थिंक 50-50% जोन में चला गया, क्योंकि नन क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। तो इसके लिए आपको पॉपुलेशन पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और केरला की, और इलेक्टेड असेंबली के सीट भी आपको पता होना चाहिए, जो मेरे ओपिनियन में डिफिकल्ट टास्क है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपको तो पता है कि एमपी की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो कम हो ही जाएगा, एमपी के जो एमएलए की वोट की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों पॉपुलेशन का क्या पॉपुलेशन बराबर है? क्या पॉपुलेशन का हमको इतना आइडिया होना चाहिए कि दोनों के बराबर हैं कि नहीं? तो मेरे लिए इसलिए डाइसी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से। तो अगर हम फैक्चुअल बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली गलत ये जवाब है। जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी है वो इनफैक्ट कम है, स्पेशली बिकॉज क्योंकि जो इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं एमपी में। नाउ आई थिंक अब एलिमिनेशन से ही आंसर आ जाता है कि ओनली 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द वोट फॉर ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगेन इसी की बात है, इसी रेशो की बात कहा जा रहा है, रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल इलेक्टिव सीट्स इन द पुडुचेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इट हैज टू बी राइट, क्योंकि आप तीनों एलिमिनेट कर चुके हो। लेकिन थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाने का हम प्रयास करें तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जो टोटल वैल्यू ऑफ द ईच एमएलए पुडुचेरी हायर, तो अरुणाचल प्रदेश में डेफिनेटली जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा प्रदेश है। लेकिन बात फिर वहीं फंस जाती है कि पॉपुलेशन के बारे में क्या। तो आई वुड से कि कोई एलिमिनेशन कोई ट्रिक यहाँ काम करेगी नहीं, बस ये जजमेंट लेके आपको काम करना है, अपनी जजमेंट आपको यहीं लेना है। इन दोनों में से किसी एक को भी ले लोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही खराब क्वेश्चन आई वुड से यूपीएससी ने आपसे पूछा है। तो आंसर इसका आता है ए। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों। प्रीलिम्स खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस में मत पड़िएगा, आपने अपना काम कर दिया है। आई वुड से बहुत जल्दी ही मेंस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन का ब्रेक जरूर ले लीजिए, बट मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसी उथल पुथल में बैठे हो कि मेरा होगा या नहीं होगा, और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो आप 1 महीना वेस्ट कर चुके हो। ऐसा गलती मत करिएगा। 2-4 दिन का 1-2 दिन का जो ब्रेक है वो फाइन है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट तैयारी हमको जरूर चालू कर देनी है मेंस की। सी यू सून दोस्तों, साथ में मिलकर मेंस की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसा कि प्रीलिम्स के जो इस बार का पैटर्न है वो बताता है कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, मेहनत काम आती है। मेहनत करेंगे दोस्तों, साथ में मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून, बाय बाय।